नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ, जो कि आज एक बड़े हादसे को लेकर आ रही है। दरअसल अब तक आप सबको मालूम चल चुका होगा कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमान क्रैश हो गए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये दोनों ही जब हवा में थे उस वक्त ये आपस में टकरा गए और इसकी वजह से हादसा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इन विमानों का रूटीन ट्रेनिंग मिशन चल रहा था। इस भीषण हादसे में भारतीय वायुसेना का एक पायलट ऑन ड्यूटी रहते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि 2 पायलट्स जो कि सुखोई 30 MKI में थे वे सफलतापूर्वक विमान से इजेक्ट होने में सफल रहे। हालांकि इन दोनों का ही इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है, जिसके बाद हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके के हादसे दुनिया में कई जगह होते हैं, लेकिन इसमें जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। करीबन 10 साल में एक बार इस तरीके के हादसे होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। फिर भी ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है और वीरगति को प्राप्त होने वाले पायलट को हमारी तरफ से शत नमन। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक खबर सामने आई है HSTDV के परीक्षण को लेकर और इस पर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का परीक्षण किया, लेकिन अभी तक कई घंटे बीत जाने के बाद इस टेस्ट के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कहा यह जा रहा है कि क्या वास्तव में ये परीक्षण किया गया था जिस तरीके से रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी, या फिर ये जो परीक्षण हुआ था ये अपने उद्देश्यों को यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में फेल रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि HSTDV का जो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक लॉन्च था वो बिल्कुल सामान्य था और बूस्टर स्टेज जो थी उसने भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। लेकिन HSTDV के स्क्रैमजेट इंजन पर एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। कहा यह जा रहा है कि स्क्रैमजेट इंजन ने अपना खराब प्रदर्शन किया। हालांकि DRDO अभी टेलीमेट्री डेटा के माध्यम से इस बात का पता लगा रहा है कि आखिर क्या गलत हो सकता है और ये कितना मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। आखिरी परीक्षण आप सबको मालूम है कि 2020 में हुआ था और इस दौरान HSTDV ने मैक 6 की स्पीड पर 22 से 23 सेकंड के लिए प्रदर्शन किया था। लेकिन कल का जो परीक्षण था वो दोगुनी अवधि का था, लेकिन ये भी फुल ड्यूरेशन वाला टेस्ट नहीं था। दोस्तों, ये जो HSTDV है वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम है भारत की आने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि HAL अब अपने सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में इंजन को अपग्रेड नहीं करेगा और इंडियन एयरफोर्स और HAL अभी वर्तमान के AL-31F इंजन को नहीं बदलेगा AL-41F इंजन से, जिसके पीछे का कारण यह है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे अतिरिक्त लागत आएगी इंजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने और उन्हें खरीदने में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल अमेरिका अपने F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर जेट और B-1 बॉम्बर को भारत के एरो इंडिया 2023 में भेजेगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान इसका स्टैटिक और एक फ्लाइंग डिस्प्ले दिखाया जाएगा। वहीं अमेरिका की फर्म लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भारतीय वायुसेना के साथ अपने F-16 और F-15EX वेरिएंट की पेशकश भी करेंगी MRFA टेंडर के तहत। लेकिन यहाँ पर अमेरिका भारत F-35 भेज रहा है, इसका मतलब साफ है कि अमेरिका भारत को F-35A विमान को बेचना चाहता है ताकि इस फाइटर जेट को यानी कि F-35A को राफेल F4 के ऑफर के खिलाफ काउंटर किया जा सके। वहीं जो अमेरिका F-16 की बात करेगा तो आप सबको मालूम है कि भारत इसे नहीं लेने वाला MRFA टेंडर के तहत। और खास बात यह है कि पिछले साल 2022 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा भी था कि इंडियन एयरफोर्स अपने MRFA टेंडर में 4.5 और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ढूंढ रही है। खबरें ये भी आ रही है कि अमेरिका एरो इंडिया 2023 में अपने KC-46 पेगासस मिलिट्री एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी भेजेगा, जिसे कि उन्होंने भारत को ऑफर किया है फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के तहत। बढ़ते अपनी अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का आने वाला एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ERSAM, इसके 2 इंटरसेप्टर होंगे। पहला 150 किलोमीटर रेंज वाला ERSAM और दूसरा 350 किलोमीटर रेंज वाला XRSAM। कुछ नई रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ERSAM पहली इंटरसेप्शन मिसाइल होगी जिसमें लॉन्ग रेंज एंटी क्रूज मिसाइल की क्षमता होगी, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और स्टेल्थ इनकॉर्पोरेटिव सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को टारगेट कर सकती है, वो भी अपनी बड़ी हुई रेंज और लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ। दरअसल ये जो वेरिएंट है वो ट्रक माउंटेड वेरिएंट होगा भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन इसके अलावा नेवल वेरिएंट भी इसका तैयार किया जाएगा, जो कि सी स्कीमिंग एंटीशिप मिसाइल के खिलाफ एक पूरी प्रोटेक्शन कवर करेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दरअसल रक्षा मंत्रालय 50 यानी कि 50
व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम को खरीदना चाहता है फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत। आपको बता दें कि इसमें 4x2 और 4x4 ड्राइव सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होना चाहिए और इसकी जो इंजन पावर है वो 215 हॉर्स पावर से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये इन सर्विस यानी कि मौजूदा 81 mm मोटार सिस्टम के साथ भी अनुकूल होना चाहिए और साथ ही ऑटोमेटिक डिसमाउंटेड फायरिंग करने में सक्षम होना चाहिए और इसका एमुनेशन स्टोरेज 30 राउंड का होना चाहिए। इसकी जो स्पीड है वो हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और इसकी ऑपरेशनल रेंज कम से कम 300 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी ये जो वाहन है वो हेलीपोर्टेबल भी होना चाहिए मौजूदा इन सर्विस जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके साथ। बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर को लेकर आ रही है। दरअसल गार्डन रीच शिप बिल्डर ने एक MOU साइन किया है रोल्स रॉयस सॉल्यूशन ऑफ जर्मनी के साथ, जिसमें कि लाइसेंस प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन होगा MTU 4000 सीरीज मरीन इंजन का, जिनकी 746 यानी कि 746 से 4300 किलोवाट का पावर आउटपुट रेंज होगी और इन्हें वर्तमान में लगे इंजनों से भी बदला जा सकता है जिन्हें पहले इंपोर्ट किया जाता था। और ये जो नई सीरीज का MTU 4000 इंजन है इसमें बेहतर फ्यूल रिडक्शन और ये प्रदूषण भी कम करता है। दरअसल MTU 4000 को लगाने से जहाजों के इंजन रूम को भी एक फायदा मिलेगा क्योंकि ये ½ मीटर यानी कि आधा मीटर लंबाई में कम है और 1.5 टन हल्का है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत अगले साल तक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है क्योंकि भारत धीरे धीरे न केवल एक आर्थिक बल्कि एक सैन्य शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। इस बारे में जियोपॉलिटिकल फ्यूचर की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। साथ ही अब भारत को उन देशों में शामिल किया जाना चाहिए जो वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये बात सामने आई है कि भारत की राष्ट्रीय रणनीति बड़ी शक्तियों में शामिल हो रही है जिनमें कि रूस और अमेरिका है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत फिट और स्टार्ट में आगे बढ़ेगा क्योंकि ये ऐतिहासिक विरोधियों के साथ अपने संबंधों का बेहतर मैनेजमेंट करता है और सहयोगियों के साथ संबंध को जोड़ता है। इस रिपोर्ट में आगे बताया है कि भारत कब एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा। हालांकि इस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन भारत अगले साल ऐसा कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जियोपॉलिटिकल फ्यूचर की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत आर्थिक और सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट तरफ से आ रही है। दरअसल ये जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट है ये एक थिंक टैंक है और इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह कहा गया है कि चीन के साथ भारत के बढ़ते हुए तनाव की वजह से भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि भारत के परमाणु परीक्षण में भारत अब अपनी मौजूदा प्रणालियों में कम से कम 4 नई हथियार प्रणालियों को भी जल्द शामिल करेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस रिपोर्ट में इस बात का भी अनुमान लगाया गया है कि भारत के शस्त्रागार में लगभग 160 परमाणु हथियार हैं और नई मिसाइलों को भारत इसमें और जोड़ेगा और अगले कुछ सालों में भारत का परमाणु जखीरा 200 के आंकड़े को पार कर जाएगा क्योंकि भारत अब अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी इसी तरीके की ताकत दे रहा है और साथ ही साथ अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने के लिए भारत ने अपनी परमाणु संवर्धन सुविधाओं में भी सुधार शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में ये कहा भी गया है कि चीनी खतरा ही भारत के परमाणु आधुनिकीकरण की योजनाओं को चला रहा है क्योंकि दशकों पहले पाकिस्तान के साथ न्यूनतम प्रतिरोध भारत हासिल कर चुका है। दरअसल अमेरिका की तरफ से इस हालिया रिपोर्ट से इस बात का संकेत मिलता है कि चाइना के पास लगभग 350 परमाणु हथियार है और इसे वो 1500 परमाणु हथियारों तक विस्तार कर सकता है और भारत के परमाणु शस्त्रागार में भी एक बड़ा बढ़ावा देखा जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों लाइव मिंट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो अधिकारी हैं वो भारत के साथ बातचीत करेंगे। नाटो के अधिकारियों के बीच ये जो रणनीतिक संवाद होगा उसमें भारत के रक्षा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। दरअसल दोस्तों नाटो चाहता है कि एशिया में कई जगहों पर जिस तरीके से चाइना सीमा पर आक्रामकता दिखा रहा है, ऐसे में उसे अब क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत के साथ खासकर कि भारतीय सेना के साथ वो जुड़ने के लिए काफी उत्सुक है। हालांकि इस बात की संभावना तो बिल्कुल ना के बराबर है कि भारत नेटो में शामिल होगा, लेकिन इस मीटिंग में ये बात हो सकती है कि भारत रूसी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता को कम करे, ये एक मुद्दा हो सकता है। दरअसल नेटो को इस बात का भी डर है कि 2025 तक यूक्रेन के भटकाव के कारण चीन की सेना ताइवान पर भी आक्रमण कर सकती है और इसीलिए आपने देखा होगा कि नेटो और अमेरिकी सैन्य उद्योग रूस को दबाने के लिए यूक्रेन को सैन्य हार्डवेयर भी दे रहे हैं। नेटो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि ताइवान पर आक्रमण के लिए नाटो को सीधे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है और केवल हथियारों की आपूर्ति से ही चाइना को नहीं रोका जा सकता।
बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि अमेरिका से आ रही है। दोस्तों, चाइना की लगातार बढ़ रही हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत का समर्थन किया है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि चाइना भारत में वर्षों से घुसपैठ और अतिक्रमण जैसा एक तरफा प्रयास करता रहा है। अरुणाचल हो या फिर लद्दाख क्षेत्र, यहाँ पर चाइना जबरदस्ती जमीन को कब्जाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि एलएसी पर यदि चीन किसी भी तरीके का एक तरफा प्रयास करता है तो भारत को उसका कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए और ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हाल ही में दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी का भी दौरा किया और अपने सैनिकों से मुलाकात की और शी जिनपिंग ने पीएलए के सैनिकों का भी हौसला बढ़ाया। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार किसी भी एक तरफा प्रयास और घुसपैठ का अमेरिका विरोध करता है और अमेरिका एलएसी की स्थिति की बारीकी से निगरानी भी कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम सीमा पार या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ, सैन्य या फिर नागरिकों के द्वारा क्षेत्रीय दावे को आगे बढ़ाने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करते रहेंगे और हम भारत के साथ खड़े हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चाइना की एक चाल सामने आई है और इस चाल पर अभी हाल ही में खुलासा भी हुआ है और कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां भारतीय सैनिकों की मौजूदगी नहीं है। इस रिपोर्ट को लेह लद्दाख के एमपी पीडी नित्या ने पिछले दिनों एक मीटिंग में पेश किया था और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल जी भी मौजूद थे। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इस बात को खारिज भी किया है कि देश की जमीन के किसी भी हिस्से पर चीन का कब्जा नहीं है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पहले भारतीय सुरक्षा बल रेगुलर पेट्रोलिंग करते थे और ये काराकोरम दर्रे से चुमुर तक फैले हैं। लेकिन इनमें से 26 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां अब भारतीय सेना गश्त नहीं कर पा रही है। इनमें 5 से 17, 24 से 32 और 37 और इस रिपोर्ट को पुलिस ऑफिसरों की मीटिंग में भी पेश किया गया था। वहीं इस बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर चाइना इस बात के लिए दबाव डालता है कि इन पॉइंट्स पर भारतीय सेना की मौजूदगी लंबे वक्त से नहीं है और यहाँ पर चीनी सैनिक मौजूद हैं, तो इस तरीके से चाइना उस जगह पर अपना कब्जा स्थापित कर लेगा और साथ ही ये इलाका बफर जोन भी बन सकता है और भारत का इन पर नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और चीन दोस्तों इंच दर इंच भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मैंने आपको बताया भी था कि इस टेक्निक को सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स कहते हैं। दरअसल चाइना बफर जोन या फिर बफर एरिया का फायदा उठाता रहा है क्योंकि इस बफर जोन में खाली इलाका होता है जहां पर किसी का कब्जा या नियंत्रण नहीं होता, लेकिन चाइना धीरे धीरे इंच दर इंच आगे बढ़ रहा है। वो यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर हाईटेक कैमरे लगा रहा है और इनके जरिए वो इंडियन आर्मी की मूवमेंट की भी निगरानी कर रहा है। ऐसा करके चाइना बफर जोन को भी अपना इलाका बताएगा और इस तरह और बफर जोन बनाएगा। वहीं डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि भारत ने अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं गंवाया है। कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं जहां दोनों देशों के सैनिक गश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर इस तरीके की जो रिपोर्ट आ रही है वो एक तरफा भी होती है। पूरी तरीके से हम यही नहीं कह सकते कि भारत के लिए ये मुश्किल हो गया है या फिर भारत यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है जो अब तक करता आ रहा था। हमें दूसरी साइड का भी सुनना जरूरी है। अक्सर वहां की खबरें नहीं आती है, तो ये चीजें साफ तौर पर बताती हैं कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर भारत ने चाइना की गश्त को भी रोका हुआ है। यहाँ पर यह सवाल उठाना कि भारतीय सेना कुछ नहीं कर पा रही है और चाइना जमीन कब्जा रहा है, तो इन चीजों के ऊपर सोच समझकर विचार करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिन क्षेत्रों से पीछे हटने का समझौता हुआ था वहां पर भारत के भी कई कैमरे लगे हैं, जैसे चाइना ने लगा रखे हैं। इलाके में सेना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर रही है। हालांकि चाइना एक तरफा बदलाव करने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहली थी। उसी तरीके से जवाब भी दिया जा रहा है और उसी तरीके से उसी की ही चाल में भारत भी वही काम कर रहा है जो चाइना कर रहा है। अगर आप इस तरफ से आगे बढ़ते हैं तो हम भी दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो चीजें दोस्तों बैलेंस करके देखनी चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।